हेलो फ्रेंड, हम लोग चैप्टर 13 न्यूक्लियाई को फॉर्मूले जितने भी हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। इससे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया था। यहाँ पर 3 टाइप के पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अल्फा होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम 2He4 और ये डबली आयोनाइज्ड होता है और इसका काम भी आयोनाइज दूसरों को आयोनाइज करना होता है। खुद भी आयोनाइज्ड है और दूसरों को काम भी आयोनाइज्ड करना है। तो इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आप इससे आसानी से निकाल लोगे। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर और एक क्वेश्चन भी आया था 2020 में, आसान सा। अब इनकी पेनिट्रेशन पावर दिखाई हुई है। अल्फा पार्टिकल एक पतली सी फॉइल को पेनिट्रेट करके रुक जा रहा है, बीटा थोड़ा आगे जा रहा है, गामा सब किसी को पेनिट्रेट कर दे रहा है। गामा वैसे एक तरह से गामा रेडिएशन ऐसे बोल सकते हो, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हो, तो वो तो हर दीवारें कितनी मोटी मोटी पार करके आती रहती है, तो उससे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि उसकी गामा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो पेनिट्रेशन पावर गामा मतलब उल्टा हो जाएगा, अल्फा सबसे कम और फिर बीटा फिर गामा। तो आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। फिर होता है आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजिंग हीलियम सबसे अच्छा करता है, मतलब कि अल्फा पार्टिकल सबसे अच्छा करता है, तो पेनिट्रेशन और आयोनाइजिंग का उल्टा होता है। ऐसे याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है थोड़े से। एक और चीज़ होती है, मान लेते हैं पहला अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा अपन ने, मान लेते हैं, और अल्फा बीटा गामा 3 पार्टिकल्स को छोड़ते हैं। ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। यहाँ से 3 रेडिएशन निकालते हैं अपन लोग। ये डायग्राम ऐसे कैसे याद रखना होता है, एक पार्टिकल ऐसे जाता है, एक पार्टिकल ऐसे जाता है, ऐसे गया, और एक पार्टिकल ऐसे जाता है। चलिए एक पार्टिकल ऐसे सीधा जा रहा है, उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कोई पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव की तरफ जा रहा तो इसके ऊपर में चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब ये कौन हो गया, बीटा नेगेटिव हो गया। ये प्लस और माइनस दोनों की तरफ नहीं जा रहा, मतलब ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब इस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये होगा अल्फा पार्टिकल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये एक क्वेश्चन ही मान लो आप, ठीक है। फिर आता है एक मैग्नेटिक फील्ड वाला भी। मान लेते हैं यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये बॉक्स है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और वो सारा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है अंदर की तरफ, ओके। अब यहाँ पे अपन ने वो छोटा सा बॉक्स रख दिया जिससे पार्टिकल्स निकलेंगे। तो आपको पता है गामा तो भले कोई सा फील्ड हो उससे डिफ्लेक्ट होगी नहीं, वो सीधी जाएगी। क्या होगी, गामा सीधी निकल जाएगी। तो जो सीधी निकल रही है वो क्या है, गामा है। अब अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो अल्फा पार्टिकल, वो मैग्नेटिक फील्ड अपन जो मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ते हैं उसमें डायरेक्शन वाला होता है ना, राइट हैंड यूज़ करते हैं अपन लोग क्या करते हैं, फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं। जैसे कि इसमें कॉपी में मैं मोबाइल के अंदर की तरफ रख दूंगा फिंगर्स को, थंब को रखूँगा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने की, मतलब अपवर्ड की डायरेक्शन में। तो मेरी जो पाम होगी ना वो पॉजिटिव पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगी। तो ये मेरा पार्टिकल हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला ये गामा था, ये मैग्नेटिक फील्ड का, और ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये क्वेश्चन की तरफ याद रख लेना आप। उसके बाद अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के, बहुत आसान चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आसान है उतनी इंपॉर्टेंट है। अल्फा डी के में क्या होता है कि कोई पार्टिकल्स होता है, वो मान लेते हैं ये वाला है, इसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक वेट A है। तो एटॉमिक जो नंबर है ना, वो जैसे ही अल्फ़ा डी के होगा 2He4 मतलब अल्फ़ा डी के, तो Z 2 से कम हो जाएगा, A 4 से कम हो जाएगा। आसान सी रिएक्शन है। मान लेते ये था रेडियम आपका था, इसमें से एक हीलियम पार्टिकल निकल गया, तो बाकी कितना बच गया, ये 2He4 निकल गया, तो बाकी ये कितना हो गया, 88 में से 2 गया तो ये 86 हो गया, और ये इसमें को 4 कम करना है।
तो एक आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, चलिए। कभी कभी अपने को बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन देगा, बोला इसमें कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेना, एन अल्फा इक्वल्स टू कि अल्फा कितना निकले A2 माइनस A1/4। जैसे ये क्वेश्चन है कितने अल्फा निकले, तो A2 माइनस A1 वाला फॉर्मूला निकाल देंगे। A2 कितना है 238, बड़े में से छोटा ही घटाओगे कोई दिक्कत नहीं है, 238 माइनस 206/4। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे 32/4, यानी कि 8 अल्फा डीके हुए। ठीक है, 8 अल्फा डीके हुए। तो अब बीटा डीके भी पूछ सकता है, तो बीटा डीके पता करना है। तो अब आपको पता है कि बीटा डीके में ये है ना, अल्फा में कितना होता, अल्फा अगर सिर्फ अल्फा डीके होता तो यूरेनियम 238 से कितना पहुंच जाता, यूरेनियम 2 लेड 206 तक पहुंच गया। लेकिन इसमें 92 था ना, तो इससे हर एक अल्फ़ा में 2 कम होते, तो 8 अल्फ़ा में कितना होते, 16 कम होते। 16 कम करोगे इसमें से तो कितना हो जाएगा आपके पास में 76 होता। अब कुछ ना कुछ बीटा डीके भी होगा, तब जा करके ये फुलफिल होगा। तो बीटा डीके कितना हुआ होगा, अब यहाँ पे आपके पास में 82 है, 82, तो इसमें कितना डिफरेंस है, वही आपका बीटा डीके का नंबर होगा। आसान है, कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा। 4 और 2 6 बीटा डीके हो गए। तो अल्फ़ा कितने हुए 8, बीटा कितने हुए 6। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन भी दिखाया मैंने, ये 2 से कम करना है और जो ए है उसको 4 से कम करना है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। अल्फ़ा डीके में क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। उसके बाद में अल्फ़ा डीके कभी आता है तो उसमें क्या होता है कि साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिसे बोलते हैं क्यू एनर्जी या क्यू वैल्यू। तो वो होती है मास डीके इंटू C²। मास डीके मतलब कि पहले का मास माइनस ये प्रोडक्ट, इसका मास कितना हो गया mx माइनस इन सब का मास हटा देंगे, इसका कितना हो गया my और m हीलियम, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा इंटू C²। कभी कभी अपने को काइनेटिक एनर्जी पूछता है अल्फा पार्टिकल की या डॉटर न्यूक्लियाई की। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, किसी पार्टिकल की निकालनी है ना, तो दूसरे पार्टिकल का मास ऊपर रखो, नीचे टोटल मास रखो, इंटू क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये तरीका है। ठीक है, क्या, ऊपर दूसरे का मास रखो, नीचे टोटल मास रखो, इंटू क्यू कर दो। तो अब देखो, अब अपन ने देखे थे कि अगर अपने पास में एक्स ये था, जेड ए था, तो ये क्या हो गया था 2He4 बना था, साथ में बना था वाई Z-2 A-4। तो इसका मास कितना था पहले। अब मान लिया अपन अल्फा पार्टिकल के निकाल रहे हैं, तो अल्फा का पार्टिकल का निकाले तो दूसरे वाले का मास ऊपर रखेंगे, तो A-4 ऊपर रखा, नीचे टोटल मास A-4 + 4 रख दिया इंटू क्यू। डॉटर न्यूक्लियाई का निकालना है तो अल्फा का मास ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मास रखेंगे, इंटू क्यू कर देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आ जाए तो अपन सारे फॉर्मूले कवर कर रहे हैं तो इसको भी छोड़ना पीछे क्यों, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तरीके से याद रखोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। P इज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू √1/m। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये तरह का कॉलिजन है और कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का अपन लेते हैं K = P²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका निकालनी काइनेटिक एनर्जी, तो उसका मास उसके अलावा वाला का दूसरे का मास ऊपर आएगा। फिर अपन आते हैं बीटा डीके पे। बीटा डीके कुछ भी नहीं है, 2 टाइप का होता है, बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव। अगर कुछ नहीं बोले तो बीटा नेगेटिव मानना आप, सॉरी बीटा पॉजिटिव मानना, ठीक है, मतलब नेगेटिव करना एक। बीटा नेगेटिव दिया, यहाँ उल्टा होता है, नेगेटिव दिया है तो जेड में 1 जोड़ना है, पॉजिटिव दिया है तो जेड में 1 घटाना है। ए मतलब कि जेड तो +-1 होगा, जबकि ए अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, ये बीटा डीके की बात है। ओके, और ये नाम क्यों दिया है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाले में एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है और बीटा पॉजिटिव वाले में न्यूट्रिनो रिलीज होता है, इसीलिए इनके नाम बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव दिए हैं। लेकिन नेगेटिव वाले में जेड में 1 जुड़ेगा और पॉजिटिव वाले में 1 घटेगा। गामा डीके, जब अल्फा डीके होता है उसके बाद बीटा डीके होता है, उसके बाद में पार्टिकल इधर उधर अपनी मतलब पोजीशन में छोड़ करके कहीं हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, तो उसको वापस लोअर एनर्जी लेवल में लाना पड़ता है। जब वापस लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। इसमें ए और जेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट भी पूछते हैं और कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ लेता है। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा डी के, इसलिए मैंने टाइम लिया है इसमें। अगला है रेडियो एक्टिविटी डी के। आपको पता है कोई पार्टिकल 10 ग्राम लिया है तो हाफ लाइफ के बाद 5 बचेगा, उसके बाद 2.5 बचेगा, उसके बाद उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, ये इनफाइनाइट टाइम तक लेप चलती रहती है। इनिशियल भी इसको 100 लिया था, मान लेते हैं 100% लिया था। तो ये एक तरह का एक्सपोनेंशियल कर्व है, और ये जो ग्राफ है ये वाला, ये तो एनसीईआरटी का ग्राफ है पूरा। n इक्वस टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये ग्राफ तो याद ही रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी इक्वेशन बहुत, जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, पहला फॉर्मूला n इक्वस टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये इक्वेशन तभी काम में लेना जब क्वेश्चन में ई की इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, तो ही ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर ई की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो और ना ही आंसर में पूछ रहा हो ई के बारे में, तो हमेशा यही क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। मैं क्वेश्चन वगैरह भी करवा दूंगा आपको, तो पता लग जाएगा आपको। पर सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से हो जाएंगे। मॉडर्न के तो इस वाले रेडियो एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन इसी में, एक अकेला फॉर्मूला बहुत भयंकर क्वेश्चन करवा देता है ये। एन इक्वस टू एन नॉट 1/2 की पावर टी अपॉन टी एच। टी एच हाफ लाइफ होती है, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी इसके बारे में। और ये होता है ना टी लैम्डा, इसका मतलब होता है 37% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है। उसके बाद में फिर कभी कभी क्या होता है, ये तो क्यूरी का वैल्यू, एक क्यूरी बराबर कितने बैकरल होता है पढ़ लेना एक बार। एक क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल। कभी कभी क्या होता है, ये तो अभी क्या था, एक पार्टिकल लिया था अपन ने इनिशियली, वो डीके हो रहा था टाइम के साथ साथ में, एक ही। कभी अपन एक पार्टिकल लेते हैं जो दो तरह से डीके होता है, उसका T1 टाइम, एक का हाफ लाइफ T1 होता है, एक का T2 होता है। तो अपने को T1 और T2 को सॉल्व करके, ऐसा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना पड़े तो पहले T1 और T2 को सॉल्व करके उनका एवरेज हाफ लाइफ निकालो। एवरेज हाफ लाइफ इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से एवरेज हाफ लाइफ निकल जाएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला, ये हाफ लाइफ जो भी निकलेगा ना, टी हाफ जो भी आएगा आंसर, मान लो कि कुछ भी आए, जो भी आए, उस फॉर्मूले को वापस इसी वाले फॉर्मूले में n इक्वस टू एन नॉट हाफ टी अपॉन टी एच, इस फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे अपन लोग। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको आना जरूरी है। एम्स में इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, सेक्शन बी में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक होता है किसी रॉक का एज निकालना, तो इसके लिए अपन लोग n इक्वस टू एन नॉट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो लेंथी पड़ जाएगा। तो इसके लिए सिंपल रॉक का या किसी बोन का या फिर किसी भी कभी एज का पता करने का बोलेगा, तो जो रेशियो हो ना उनको ऐड कर दो। 1 + 15 कितना हो गया, 16। 2013 में भी आया था ये क्वेश्चन और 11 में भी आया था। अभी तक 5 बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ, 16 हुआ। 16 हुआ, 15 + 1 16 कर दिए। अब 16 को करेंगे, पहले 1 मान के चलेंगे, तो 1 से 1/2 होगा, 1/2 से 1/4 होगा, 1/4 से 1/8 होगा, 1/8 से 1/16 होगा, 1/16 से 1/32 होगा। मतलब हर में आधा हो रहा है। तो कितनी हाफ लाइफ लगी, जितने बीच में एरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 हाफ लाइफ लगी है। एक हाफ लाइफ का वैल्यू कितना है, 50। तो 5 का कितना हो जाएगा, 50 टी बराबर 5 टी हाफ। तो 5 × 50 कितना हो गया, 250 साल। आंसर फटाफट आ जाता है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन सारे लगा लेना, हो जाएंगे आपके। ये बस उसी में काम आएगा जब आपको रॉक की एज पता करनी होगी। हाँ, क्वेश्चन इसमें बहुत बार आए हुए हैं, इसीलिए अपने को ट्रिक याद रख सकते हैं। एक होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का शॉर्ट फॉर्मूला तो यही है, R इक्वस टू लेमडा एन। ठीक है, एन बस, फिर वही इक्वेशन n इक्वस टू एन नॉट, इसी वाले यही वाले इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो तीनों। उसके अलावा कभी कभी आपको इनिशियल रिएक्टिविटी दे दे, R0 मतलब इनिशियल रिएक्टिविटी, तो ये फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो, वरना उसी में फॉर्मूले में आप यूज़ करोगे वही वाला। ओके, R0 क्या है, इनिशियल रिएक्टिविटी है। कैसे लिखोगे R0 को, R0 है लेमडा एन नॉट, मतलब क्या है, इनिशियल रिएक्टिविटी। ठीक है, इनिशियल रिएक्टिविटी है। चलो फिर अपन आते हैं एटम के ऊपर में। एटम आपको पता ही है, रदरफोर्ड वगैरह के एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, वो पिछले चैप्टर में अपन एटम में पढ़ेंगे। तो R इक्वस टू R0 ए की पावर 1/3, ये रिलेशनशिप उन्होंने दिया था। R0 की वैल्यू कितनी होती है, 1.3 × 10⁻15 मीटर। ओके, और जो वॉल्यूम होता है एटम का, वो इस पर फॉर्मूले से निकाल दोगे, इसका कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी हर एक एटम की, हर एक न्यूक्लियाई की, सॉरी, हर एक न्यूक्लियाई की का डेंसिटी समान होता है या सेम होता है।
ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार, किस कभी कॉपर का पूछता है, कभी आयरन का पूछता है, किसी का भी पूछे डेंसिटी यही होगा 2.7 इंटू 10⁻37 सॉरी 2.7 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कोई खास बात है नहीं, आयरन सबसे स्टेबल होता है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एट मास नंबर ए में ग्राफ खींचा हुआ होता है। एनसीईआरटी की 2 लाइनें पढ़ लोगे तो भी काम चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी काम चलेगा। हल्के न्यूक्लियाई मिल करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं और बड़ा न्यूक्लियाई टूट करके छोटा न्यूक्लियाई बनाता है। इसमें न्यूमेरिकल तो कोई बनता है नहीं। एक न्यूमेरिकल बनता है जो जेई में आया हुआ था पहले, वो बोलेगा ऐसी, इसमें बहुत सारी रिएक्शन दे देगा, मान लो कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इस टाइप से कुछ भी दे देगा, मतलब गिव्स आयोडीन, और ऐसे दे देगा लिथियम प्लस सल्फर गिव्स टंगस्टन, ऐसे कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो आप क्या करना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस निकालना। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस निकालना। अब वो उसमें से एक ही होगा आपका, ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, जो अलग आए वही आंसर होता है। बस सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन वो करवा भी दूंगा। ठीक है, वो एक स्पेशल क्वेश्चन एक ही बनता है इस पर। फिर न्यूक्लियर फोर्स आपको पता है, यहाँ पे आर की वैल्यू होती है, उस आर से कम पे ये फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता है, और कम मतलब फोर्स को, डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स हो जाता है रिपल्सिव, पास में लाओगे तो रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, पास लाने पर, और जब दूर से दूर ले जाओगे दोनों को, न्यूक्लियस में किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, तब वो अट्रैक्टिव होगा। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। स्पिन पे डिपेंड करता है, स्पिन मतलब घूम कैसे रहा है इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स बराबर होता है, क्योंकि उनके चार्ज पे या उनके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, शॉर्ट रेंज का होता है। फिर आता है मास डिफेक्ट। देखो मास डिफेक्ट जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूला होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके अगर न्यूक्लियस बना रहे तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन कितने होते हैं जेड, तो ये हो गया प्रोटॉन का मास, ये हो गया न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दिया और फिर उसके न्यूक्लियस के मास को माइनस किया, तो कुछ मास का वैल्यू आएगा, उसी को अपन लोग बोलते हैं डेल्टा एम। अल्फा पार्टिकल के लिए डेल्टा एम का वैल्यू, अल्फा पार्टिकल के लिए एक तो डेल्टा एम का वैल्यू, ठीक है, आप देखोगे। और अल्फा पार्टिकल के लिए क्यू वैल्यू इसकी, या फिर बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये जो है ना अल्फा पार्टिकल के लिए बहुत पूछा एग्जाम में, 6 से 7 बार पूछा है। तो मैं तो अपने जब नीट की तैयारी किया था तब डायरेक्ट याद रखता था कि अल्फा पार्टिकल का जो मास डिफेक्ट होता है, अब निकालना पड़ेगा प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, न्यूमेरिकल करेंगे माथा पच्ची आएगी, लेकिन 0.035 ये डायरेक्ट याद रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, 7-8 बार। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा तो वो होता है डेल्टा एम इंटू 931, तो डेल्टा एम तो आ ही गया 0.03035 इंटू 931। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मेगा इलेक्ट्रॉन में आएगा कुछ, मल्टीप्लाई मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ अभी, जस्ट इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे PYQs तो यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इंटू 931, तो ये 28 के आसपास आएगी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर निकालोगे तो वो आएगा 28, ये कभी कभी इसको 26-23 ऐसा कुछ भी लिखता है लिथियम के केस में, तो PYQ में आया हुआ है। तो आप उसकी अल्फा पार्टिकल की, हीलियम की और लिथियम की डेल्टा एम की वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो आसान है, ए का वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, तो इसको 28 को 4 से डिवाइड कर दोगे 7 आ जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल के लिए या फिर आपने मतलब हीलियम के लिए आपने निकाला है ना, ये सारी चीज़ें आपका होमवर्क होगा। लिथियम के लिए भी आप निकालोगे ये सारी चीज़ें, डेल्टा एम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यही चीज़ डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। PYQ इस चैप्टर के निकाल के देख लो, 8 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। दूसरा डाटा चेंज नहीं करता है वो, क्योंकि NCERT मिनी के बारे में दे रखा है। तो ये इन क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत माथापच्ची होती है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है, इसलिए ये सीधे अल्फा पार्टिकल और लिथियम के सारी चीज़ें डाटा देता है। तो अल्फा के मैंने आपको, अल्फा पार्टिकल या हीलियम के तो मैंने आपको लिख के दे दी डाटा सारे। इतना मेहनत आप करो कि लिथियम का आप लिख देना, यहाँ पे PYQ में देखना है क्वेश्चन का आंसर देखना है और यहाँ लिख देना है बस। ठीक है, क्यू वैल्यू पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्यू वैल्यू मास इनिशियल माइनस मतलब डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू वही है 931, सी स्क्वायर की वैल्यू ही होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, न्यूमेरिकल के लिए।
उसके अलावा क्यू वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। आपको बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में कई बार नहीं देता है, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देता है। तो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे आएगा ए, ठीक है। तो आप ए से मल्टीप्लाई, बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको देगा क्वेश्चन में, उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नीट 2021 में भी यही क्वेश्चन था। इसको फॉर्मूले पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर के फॉर्मूले ज़्यादा है ही नहीं। एक बार वीडियो देखा नॉर्मल स्पीड में, एक बार 3-4 दिन बाद में 2 की स्पीड में देखना, एक बार खुद से हाथ से फॉर्मूले लिखना, आपका काम हो जाएगा। ये क्यू वैल्यू के न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले तो याद होने चाहिए आपको। इसी फॉर्मूले पे 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो, अब कभी कभी आता है, ये 2020 में क्वेश्चन आया था, इसमें कुछ खूब सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, कभी कभी ये वर्ड ध्यान रखना, कभी बोलेगा कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू एनर्जी। इस क्वेश्चन में 1 किलोग्राम यूरेनियम को एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसने न्यूक्लियर वर्ड यूज़ ही नहीं लिया, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन कुछ यूज़ ही नहीं लिया है, ये वर्ड यूज़ ही नहीं किया है। तो सिंपल E=mc² लगाना है अपने को इस टाइप के क्वेश्चन में। जब न्यूक्लियर वर्ड यूज़ ना ले तब कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो M 1 kg रखोगे, C की वैल्यू 3 × 10⁸ रखोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे। और यही क्वेश्चन 2020 में था नीट में, ठीक है। और यही अगर अगला क्वेश्चन देखियो, अब इसमें फ्यूजन कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, फ्यूजन। तब अब आपको फ्यूजन कर रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। फ्यूजन का या न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेगा तब ये वाला लगेगा, नहीं तो सीधा सिंपल लग जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करता है ना, तो मैं तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखता हूँ कि पर सेकेंड में, या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इसके लिए, PT=NE, पत्नी ऐसे करके, इसी को मॉडिफाइड करके N/T=P/E, या E की वैल्यू यहाँ पे mc² भी आपको रखा सकता है, ठीक है। ये हैं, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो, 3 × 10⁻13, ये क्या होता है, 1 सेकेंड में कितने न्यूक्लियस, कितने एटम है जो फ्यूजन, कितने फ्यूजन हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ फ्यूजन हो रहे हैं। तो आप 1 सेकेंड का निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये n पार्टिकल के लिए, अब नंबर ऑफ n पार्टिकल आप निकालोगे तो आपके नंबर ऑफ फ्यूजन आसानी से आ जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे, 11th का मोल कंसेप्ट याद करो। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्या आ गए आपके, नंबर ऑफ क्या आ गए, एटम आ गए। अब एक फ्यूजन में इतने लगते हैं, तो इतने से कितना लगेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आसान से, ठीक है। और फिर भी इतना ना आए तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो आप, ठीक है। पर फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, पहले नंबर ऑफ फ्यूजन निकाल दो। ये अपने को, ये जो आएगा आंसर वो आएगा MKS में। और अगर अपना आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि कंफ्यूज हो रहा है, तो आप हमेशा यही करना। अगर आपका आंसर MKS में है तो इसको पहले नंबर ऑफ मोल कंसेप्ट से ये नंबर ऑफ n निकाल देना और इससे मल्टीप्लाई कर लेना डायरेक्ट। अगर आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन MKS में नहीं है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो n का नंबर निकालना यहाँ से और उसको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ओके। अरे ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया, ज़्यादा कुछ था ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते अपन लोग हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिख देते हैं ताकि वो भी फॉर्मूला आपको याद हो जाए। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 आउट ऑफ NCERT हैं और एक NCERT का है, लेकिन पूछ सारे लेते हैं एग्जाम में, तो लिख लेना ये सारे। हाइजेनबर्ग, अब स्पेलिंग तो मुझे इसकी आएगी ही नहीं, कोशिश करता हूँ, HEISEN बर्ग, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। ये वाला लास्ट वाला जो पोर्शन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। और रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन N=N0 1/2 की पावर T/TH से होंगे। और अगर E की बात करता है क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला कब क्वेश्चन में लेना, काम में लेना है जब E की बात करे। अब E की बात क्वेश्चन में या तो करेगा कहाँ पे
भाई या तो करेगा, आपको ऑप्शन में ई के फॉर्म में आंसर दिया होगा या क्वेश्चन में ई दिया होगा, तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी, हाँ वो जो सब्सक्राइब भी करना है। ओके।